नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे अरस्तु की परिवार और दास प्रथा के बारे में। यानी परिवार के संबंध में उसके क्या विचार थे, दास प्रथा के संबंध में उसके क्या विचार थे। एक बात तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस मामले में भी अरस्तु प्लेटो से बहुत ज्यादा डिफरेंस रखता है। प्लेटो परिवार को मानता ही नहीं, परिवार की आवश्यकता ही नहीं मानता। वो कहता है कि शुरुआती दो वर्ग, दार्शनिक शासक और सैनिक, उनके पास परिवार नहीं होना चाहिए। उत्पादक वर्ग के पास भले ही परिवार हो, लेकिन जो शासक और सैनिक है उसके पास, यानी संरक्षक वर्ग के पास किसी भी स्थिति में परिवार नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम अरस्तु की बात करते हैं तो वो परिवार की आवश्यकता अत्यंत रूप से महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है कि आवश्यकता की पूर्ति परिवार में होती है, इसलिए परिवार जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत परिवार से ही करेंगे। परिवार महत्वपूर्ण है, पहली बात। अरस्तु के अनुसार परिवार क्या है? महत्वपूर्ण। दूसरी बात, पति पत्नी बच्चे दास, कौन कौन शामिल है परिवार में? पति पत्नी है, पति पत्नी के जो बच्चे होंगे वो शामिल है, और उनकी सहायता करने के लिए दास है वो शामिल है। किसमें? परिवार में। ध्यान रहे, दास परिवार का हिस्सा है। ठीक है ना, पहली महत्वपूर्ण बात। आगे हम जानते हैं परिवार संस्था कैसी है, यानी क्या परिवार को बनाया गया, यह परिवार एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था है। तो पहली बात ध्यान से समझना कि परिवार स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। जब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई ना, तो व्यक्ति ने अपने आप ही क्या बना लिया? परिवार, यानी एक स्वाभाविक संस्था। जैसे राज्य के बारे में हमने पढ़ा था कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, वैसे ही परिवार भी क्या है? प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है। और जितनी भी संस्था है, चाहे गांव है, चाहे समाज है, ठीक है, परिवार है ही, राज्य है ही, ये सब के सब स्वाभाविक संस्था है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था। ये बात अपन ने कल भी चर्चा की थी। आगे हम देखते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है ना, वो सर्वोच्च विवेक वाला होता है। मुखिया होगा तो विवेक वाला ही होगा। और वो कौन होगा? परिवार के अंदर जो पति है वो, और जो पत्नी है वो अल्प विवेकी होगी। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कभी मेरी पिटाई करवा दो तुम। ये बात किसकी कर रहा हूँ? ये बात कर रहा हूँ मैं केवल अरस्तु के द्वारा कही गई बात। ठीक है ना, तो पति क्या है? विवेक वाला। पत्नी क्या है? अल्प विवेकी। और जो बच्चे होते हैं ना, उनमें विवेक होता ही नहीं है, अविकसित विवेक होता है, उनका विवेक विकसित नहीं हुआ होता है। ये बात कौन? अच्छा, फिर दासों की बात करें तो उनमें तो होता ही नहीं है। ठीक है, इनमें जो है वो अविकसित तो है, जैसा भी है, विवेक तो है तो सही, अविकसित है, लेकिन दासों में तो कैसा ही नहीं है। ये बात कौन कहता है? अरस्तु। ठीक है, तो इस प्रकार से वो परिवार को एक राज्य का रूप देने का प्रयास करता है। हालांकि परिवार को, राज्य को, दोनों को वो अलग अलग ही मानता है। उसके बाद हम देखें कि परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं, सभी को मुखिया अलग अलग निर्देश देगा। परिवार में सबकी बराबर स्थिति नहीं है ना। जैसे पति जो है, परिवार का जो मुखिया है वो विवेकशील है, और पति है वो स्वामी है। फिर पत्नी थोड़ी विवेक रखती है, फिर उसके बाद बच्चे नहीं रखते, जो है वो भी अविकसित विवेक है। तो मतलब सबकी स्थिति क्या है? अलग अलग है। इसलिए सबको निर्देश भी जो पति होगा, यानी जो स्वामी होगा परिवार का मुखिया, वो कैसे देगा? अलग अलग ही निर्देश देगा। इसलिए डनिंग एक महत्वपूर्ण बात कहता है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए यही कहता है क्या? कि पति पत्नी को संवैधानिक सलाहकार की भूमिका में निर्देश देगा। पति जो होगा वो पत्नी को निर्देश देगा, लेकिन वो निर्देश कैसे होंगे? संवैधानिक सलाहकार के रूप में। जिस प्रकार से एक संवैधानिक सलाहकार सलाह देता है, वैसे ही पति जो है वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में काम करेगा और पत्नी को क्या देगा? निर्देश देगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो पति जो है वो बन जाता है पिता। और पिता पुत्र संबंधों की जब बात करते हैं, ठीक है, तब बात आती है कि पिता पुत्र को निर्देशित करता है। अब जो निर्देश होंगे वो अलग होंगे। कौन से? पुत्र को जो निर्देश दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो अधिनायकवादी होगा। वो कैसा होगा? अधिनायकवादी। पत्नी को दे रहा है तब संवैधानिक सलाहकार के रूप में, पुत्र को दे रहा है तो अधिनायकवादी के रूप में, और जब मालिक बनकर के दास को निर्देश दे रहा है तब कैसे देगा? तब देगा वो निरंकुश की तरह। ये सब अलग अलग होंगे। ठीक है ना, अलग अलग भूमिका हो गई। हर व्यक्ति के साथ शासक की अलग अलग क्या हो गई? भूमिका। परिवार का जो स्वामी है वो प्रत्येक सदस्य के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहा है। पत्नी के साथ जब कर रहा है संवैधानिक सलाहकार के रूप में, पुत्र के साथ कर रहा है तब वो कर रहा है अधिनायकवादी के रूप में, और जब वो दास के साथ करता है तो निरंकुश की तरह व्यवहार करता है। सबके साथ अलग अलग हो गया। अब ये बात कौन कर रहा है? डनिंग। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अरस्तु के अनुसार। जो मैन खुद अरस्तु क्या कहता है इसके बारे में,
किसके बारे में? परिवार के संबंध में। तो वो कहता है कि राज्य का नागरिकों पर शासन, राज्य जो है उसका नागरिकों के ऊपर जो शासन होता है वो मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न है। वो कहता है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हो, परिवार वाला सिस्टम जो ना वो अलग है और राज्य वाला सिस्टम अलग है, दोनों को वो अलग अलग कर देता है। कौन करता है? अरस्तु करता है। अरस्तु दोनों को अलग अलग मानता है। वो कहता है कि दोनों का मामला ही अलग अलग है, दोनों को एक मत मानिए, ठीक है। फिर यानी परिवार को और राज्य को, दोनों का सिस्टम अलग है। फिर आता है बात प्लेटो की। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है मुखिया का शासन, राज्य का नागरिकों पर शासन, ये दोनों समान है। दिखने में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अरस्तु का परिवार और अरस्तु का राज्य समान है, लेकिन खुद अरस्तु मना करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे हम प्लेटो के पास जाते हैं तब हमें दिखने में दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन प्लेटो खुद कहता है कि नहीं साहब, परिवार का जिस प्रकार से मुखिया होता है वैसे राज्य का मुखिया होता है, दोनों समान है। जो दिख रहा है ना वैसा है नहीं, दोनों में डिफरेंट है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। परिवार में पति का शासन स्थायी होता है, ये तो तय है। परिवार का स्वामी है, मुखिया है, तो ये तो स्थायी है। अब बात आती है जो हमने जाना डनिंग के अनुसार क्लियर होगी बात। अब बात आती है कि अरस्तु क्या कहता है और फिर प्लेटो क्या कहता है। तो देखो, अरस्तु कहता है कि राज्य का नागरिकों पर शासन, राज्य नागरिकों पर शासन करता ना वो शासन, और परिवार के अंदर मुखिया द्वारा परिवार के सदस्यों पर किया गया शासन, दोनों अलग अलग है। अलग अलग वाली बात कौन कहता है? अरस्तु। ऐसे अलग अलग है, राज्य का शासन और परिवार का शासन। लेकिन जैसे हम प्लेटो में जाते हैं तो प्लेटो क्या कहता है कि नहीं भैया, दोनों समान है, राज्य वाला शासन, परिवार वाला शासन, दोनों समान है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। हालांकि जब हम सार रूप में पढ़ने बैठते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि अरस्तु जो है उसका परिवार और राज्य समान है, लेकिन खुद अरस्तु मना कर देता है। ठीक, आगे चलते हैं। परिवार में पति का शासन स्थायी होता है, होता ही है भाई, परिवार में पति होगा तो वो तो शासन स्थायी है। वहाँ तो वो तो जब मरेगा तब जाकर उसका पुत्र आएगा, तब जाकर संभालेगा, तब तक तो स्थायी शासन उसी का होगा, ये तय बात है। फिर जबकि शासन पर नागरिकों का शासन स्थायी नहीं होता, ये बात अरस्तु कह रहा है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान समझना। परिवार में पति का यानी स्वामी जो होता है ना उसका शासन स्थायी है, लेकिन राजा का राज्य में शासन स्थायी नहीं होता, वो कभी भी बदल सकता है, उसके शासन व्यवस्था में कभी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो जबकि शासन का नागरिकों पर स्थायी नहीं होता, इसीलिए अरस्तु कहता है ये बात कौन सी, कि राज्य का नागरिकों पर शासन और मुखिया के परिवार पर शासन में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तो परिवार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब बात आती है कि भाई हमने माना परिवार के अंदर जो मुखिया है वो स्थायी रहेगा और राज्य में स्थायी नहीं होता है, इसलिए भिन्नता दोनों अरस्तु ने बता दी। अब वो कहता है कि परिवार में फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि राज्य से समानता रखती हैं, जैसे आवश्यकता। परिवार बना किस लिए? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। राज्य बना किस लिए? आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो डिफरेंट होने के बावजूद भी आवश्यकता नाम का एक तत्व ऐसा है जो दोनों की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है। तो कह रहा है वो परिवार भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, राज्य नैतिक आवश्यकता की, लेकिन है आवश्यकता की पूर्ति का साधन, चाहे वो परिवार हो चाहे वो राज्य। तो आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहा है। हाँ, ये अलग विषय है कि राज्य नैतिक आवश्यकता की पूर्ति करता है और परिवार भौतिक आवश्यकता की पूर्ति लेकिन करता है। तो ये समानता है दोनों में, ठीक। अरस्तु के अनुसार परिवार का शासन राज्य का शासन भिन्न है। उसका उसने रीजन नहीं बताया कि परिवार का मुखिया स्थायी होता है, राज्य का मुखिया स्थायी नहीं होता। लेकिन जब हम उसके उत्पत्ति का कारण जब जानने बैठते हैं, जब वो खुद कह देता है, वो खुद भी कहता है तो कारण कि उत्पत्ति क्यों हुई, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो वो जो कारण है ना वो दोनों का सेम है। शासन अलग अलग हो सकता है लेकिन उत्पत्ति का कारण दोनों का क्या है, सेम, ठीक। दोनों में आवश्यकताओं की, हाँ ये मैंने बताया कि आवश्यकता अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ये भौतिक आवश्यकता और ये नैतिक आवश्यकता हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। परिवार के मुखिया का परिवार के सदस्य हेतु अलग अलग निर्देश, जबकि राज्य का सभी के लिए समान निर्देश। ये बात भी महत्वपूर्ण है। परिवार का जो मुखिया जब निर्देश देता है ना, हमने पढ़ा भी था कि जब पत्नी को निर्देश देता है तो संवैधानिक सलाहकार की तरह, पुत्र को देता है तो एक अधिनायक की तरह, और जब दास को देता है तो निरंकुश की तरह, सबको अलग अलग निर्देश दिया। लेकिन जब राज्य निर्देश देता है ना
सभी नागरिकों के लिए समान निर्देश होते हैं। फिर वो अलग अलग प्रकार के नहीं होते कि किसी के लिए संवैधानिक सलाहकार, किसी के लिए निरंकुश और किसी के लिए अधिनायक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये दूसरा अंतर कह सकते हैं। अब ये समानता तो उत्पत्ति वाली ही थी, क्योंकि ये क्या है अब अंतर। अच्छा, इसमें भी ये भी देखें तो ऐसा ये भी एक अंतर ही है कि ये आवश्यकता भौतिक और ये नैतिक। तो ज़्यादा और भी जो है क्लासिफाई रूप में आप अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है, कहते हैं राज्य का निर्माण परिवार गांव से मिलकर होता है, अतः राज्य परिवार व गांव के गुणात्मक और व्यापक है। अब राज्य के निर्माण की बात आती है कि राज्य का निर्माण कैसे होता है। तो राज्य सभी के राज्य का जो निर्माण होता है ना, वो परिवार और गांव से मिलकर होता है। भाई परिवार से गांव और गांव से राज्य बनता है, होता है। अतः राज्य परिवार और गांव से गुणात्मक और व्यापक है। भाई बड़ा हो गया ना, जब आप ये करें हैं कि परिवार और गांव से क्या बन रहा है राज्य, तो परिवार के गुण भी आएंगे, गांव के गुण भी आएंगे, तो व्यापक वाग नहीं हुआ, हो गया, और गुणात्मक रूप से भी ज्यादा वाग नहीं हुआ, हो गया। तो दोनों कारण उसके अंतर्गत हो गए। तुलनात्मक रूप से क्या है, भिन्न है। दोनों तुलनात्मक रूप से क्या है, भिन्न। आप परिवार को, गांव को और राज्य को, तीनों को जब देखने बैठेंगे तो तीनों तुलनात्मक रूप से क्या है, अलग अलग है। परिवार में प्रेम और नैतिकता के गुणों का विकास होता है। परिवार में क्या होता है, परिवार में प्रेम का विकास होता है, नैतिकता के गुणों का विकास होता है। लेकिन राज्य तो है ही नैतिक संस्था। देखो राज्य क्या है, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जब परिवार में नैतिक आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हुई ना, तब राज्य की जरूरत पड़ी। ठीक, तो इसलिए परिवार प्रेम और नैतिकता के गुणों का विकास तो होता है, लेकिन पूर्ति नहीं कर पाता। नैतिकता के गुणों की पूर्ति कर नहीं पाता कौन, परिवार। ये आपको ध्यान रखना है। परिवार से दासों में अच्छाई के गुणों का विकास होता है। अगर परिवार है तो उसके अंदर जो दास रहते हैं ना, उनमें अच्छाई के गुण डेवलप होंगे। अगर दास परिवार का हिस्सा नहीं होगा तो कभी भी दास डेवलप नहीं हो पाएगा। ये बात कौन कहता है, अरस्तु कहता है। तो यहाँ हमने क्या जाना, हमने जाना कि किस प्रकार परिवार और राज्य में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस भौतिक आवश्यकता और नैतिक आवश्यकता का। दूसरा डिफरेंस कि परिवार के मुखिया जो होते हैं, मुखिया जो है वो सब सदस्यों को अलग अलग निर्देश देता है, राज्य वाला मुखिया अलग अलग निर्देश नहीं देता। तीसरा, जब राज्य का निर्माण होता है तो परिवार गांव सबसे मिलकर होता है, इसलिए बड़े विस्तृत रूप में राज्य जो है वो पाया जाता है। यानी उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो व्यापकता है वो बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे हम बात करें कि गांव की या परिवार की, तो वो इसके अनुपात में क्या है, तुलनात्मक रूप में बहुत कम है, छोटी संस्थाएं हैं। ठीक है, और उनमें नैतिकता और या कहे कि गुणात्मकता जो है वो कम पाई जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं कि परिवार और नैतिकता के गुणों का विकास। तो वो परिवार में प्रेम और नैतिकता के गुणों का विकास परिवार में हो पाता है, और दासों के अंदर अच्छाई के गुणों का विकास भी परिवार में हो पाता है। अब बात आती है, अब जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है दास प्रथा के संबंध में। परिवार की जब हमने बात की, परिवार और राज्य के अंतर की हमने बात की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, दास प्रथा के संबंध में। अब दास प्रथा के संबंध में जब हम बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है कि अरस्तु दास प्रथा का समर्थक तो है, लेकिन ध्यान रखें विवेक शून्य, शारीरिक रूप से बलिष्ठ। किसको बता रहा है वो, दास को, कि वो विवेक शून्य होता है दास, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है दास, मनुष्य की जीवित संपत्ति है। ठीक है ना, लाइव असेस्ट है, जीवित संपत्ति है, मतलब दास को वो संपत्ति मानता है कौन, अरस्तु। उसके बाद परिवार का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि परिवार का हिस्सा होगा तभी उसका नैतिक विकास होगा, जो हमने पढ़ा भी अपन ने। ठीक है, अन्यथा तो उसका विकास ही नहीं हो पाएगा, उसमें अच्छाई के गुण जो है डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे चीज़ें किसमें, किसके लिए संबंध में है, दास के संबंध में। तो दास क्या है, दास परिवार का सदस्य है। और क्या है दास, दास में बुद्धि नहीं है, दास शारीरिक रूप से मजबूत है, दास संपत्ति है, जीवित संपत्ति, किसकी, परिवार की। ये तो है दास के बारे में कि दास है क्या। अब बात आती है कि दास प्रथा प्राकृतिक है, और प्राकृतिक है क्योंकि देखिए सब कुछ प्राकृतिक है, परिवार है, गांव है, समाज है, फिर राज्य है, सब प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक बातें करेगा ये कौन, अरस्तु के अनुसार सब कुछ प्राकृतिक ही है, प्रकृति नहीं बनाया, मनुष्य ने कुछ नहीं बनाया। तो उसने दो रीजन बताए दास प्रथा के, उनकी बात हम यहाँ निश्चित रूप से करेंगे और ध्यान से देखिएगा। दास प्रथा प्राकृतिक क्योंकि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करे, ये प्रकृति का नियम है। ताकतवर और श्रेष्ठ जो है ना वो कमजोर पे शासन करे, ये प्रकृति ने नियम बनाया है।
ठीक है। शक्तिशाली का शासन हमेशा होगा, ये प्रकृति ने नियम बनाया है, तो प्रकृति के नियम को हम नहीं तोड़ सकते। तो श्रेष्ठ जो होगा वो शासन करेगा, इसलिए दास श्रेष्ठ नहीं है, मालिक श्रेष्ठ है, तो मालिक निश्चित रूप से दास पे शासन करेगा। तो ये तो प्राकृतिक नियम है, इसमें गलत क्या है? तो इसलिए दास प्रथा उसके अकॉर्डिंग गलत नहीं है। दूसरी बात, दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी है। वो कहता है कि देखो गलत तो नहीं है क्योंकि प्राकृतिक है। दूसरा फिर क्या है, गलत तो नहीं है लेकिन उपयोगी हो रहा है, तो उपयोगी क्यों है? तो वो कहता है कि उपयोगी इसलिए है कि स्वामी के लिए तो उपयोगी इसलिए है कि स्वामी को टाइम दिला देता है। भाई दास काम करेगा, उससे बर्तन, झाड़ू, पोछे, कुछ भी वो सब कौन करेगा? वो सारे काम दास कर देगा, ठीक। तो समय किसको मिल गया? स्वामी को। और स्वामी फिर चूंकि स्वामी बुद्धिमान है तो फिर बहुत अच्छे कार्य करेगा, ठीक है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी काम कर सकेगा। तो इसलिए स्वामी को अवकाश यानी समय दिलाने के लिए उसकी आवश्यकता है, किसकी? दास प्रथा की। ये तो स्वामी के लिए जरूरत। और फिर दास के लिए क्या जरूरत है? तो दास के लिए जरूरत यह है कि उसका नैतिक विकास तभी हो सकता है कि जब वो ये अपने आप को ये कहे कि नहीं भाई मैं दास हूं और मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं और मेरे में नैतिक गुणों का आप विकास करो, तभी उसके नैतिक गुणों का विकास हो सकता है और वो उस दास प्रथा से बाहर निकल सकता है। ये बात कौन कहता है? ये बात अरस्तु कहता है। दास प्रथा को सही साबित करने के लिए, दास प्रथा को सही मानने के लिए तो दो रीजन उसने बताए। नंबर एक कि दास प्रथा प्राकृतिक है तो सही है, प्रकृति ने किया है तो सही है। दूसरा ये कि दास के लिए भी स्वामी के लिए भी, दोनों के लिए आवश्यक भी है, ठीक। आगे हम चलते हैं। नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देना चाहिए। अब वो दो रीजन बताने के बाद, भाई दासता के दो रीजन बताता है वो। एक पहला कि दासता प्राकृतिक है इसलिए है और प्रकृति ने कुछ गलत नहीं किया। दूसरा ये कि दास के लिए भी जरूरी और स्वामी के लिए भी जरूरी। दास के लिए जरूरी इसलिए कि वो उस दासता से बाहर निकले, इसके लिए अपने आप को माने कि मैं दास हूँ, इसलिए मुझे जो है वो अच्छे गुणों का विकास करना है और वो मैं परिवार में दास बन करके ही कर सकता हूँ। और जैसे ही उसके अच्छे गुणों का विकास हो जाए वो क्या हो जाएगा? दासता से बाहर। ये बात किसकी मानने की थी? अरस्तु की। और वो ये मानता था कि स्वामी के लिए जरूरी दासता इसलिए है कि स्वामी को टाइम मिलेगा अगर दास होगा तो, अन्यथा वो रोटी कपड़ा मकान में लगा रहेगा। अब बात आती है बारकर के संबंध में, यानी बारकर दासता के बारे में क्या कहता है? अरस्तु की दासता के बारे में बारकर क्या कहता है? अरस्तु की दास प्रथा में मानवीयता के तत्व मौजूद है। कौन कहता है बात? अरस्तु कहता है, कौन कहता है बात? बारकर। क्या कि अरस्तु की जो दास प्रथा है ना उसके अंदर मानवीय तत्व मौजूद हैं, ये बात कहता है बारकर, ठीक है। अरस्तु ने परिवार और दासता दोनों को उचित माना और दोनों को सही माना। उसने अपने तर्क दिए। उसने कहा परिवार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है तो दासता भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। मूल रूप से उसने प्रकृति प्रदत्त माना इन चीजों को और वो मानता था कि इन सबसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स इसके अंदर लिखने का प्रयास किया है, बहुत अच्छा समय मैंने इसके ऊपर स्पेंड किया था। तो मेरा ये मानना है कि आपको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आप लोगों ने मेरे से इस समय क्लास ली वो तो बेस्ट, और समझ में आया तो और भी बेस्ट। लेकिन अगर बाय द वे कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया हो ना तो नोट्स ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक शब्द बहुत मैंने काम के लिखे हैं। नोट्स आपके आज सिस्टमेटिक रूप से आपके पास पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। रेगुलरली क्लासों को लीजिए और इनके नोट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ये मत देखा करो कि कितने आए क्या आए, देखो मेरे पास समय है ना उतना ही दूंगा। मैंने आपको पहले दिन भी कोई झूठा कमिटमेंट नहीं किया था कि मैं इतने दिन में करा दूंगा, अन्यथा इतनी जल्दी पहले स्टार्ट कराने को मकसद ही नहीं था। हाँ, इतना मान लो कि अगर बाय द वे एग्जाम की डिक्लेरेशन हो गई ना, फिर मैं अपना सारा सब कुछ छोड़ छाड़ करके और फिर आपके लिए टाइम दूंगा। लेकिन जब धीरे धीरे आराम से तैयारी हो रही है तो फिर घबरा क्यों रहे हो? आप निश्चिंत रहिए, आपको कंप्लीटली कोर्स कराया जाएगा और बहुत ही क्वालिटेड कराया जाएगा। समय दे करके बढ़िया कंटेंट निकालना होता है। अब चाहे वो कम कंटेंट निकले लेकिन आपके लिए फालतू कचरा तो नहीं हो, फिर उसके अंदर उसको पढ़ते रहो पन्ने दर पन्ने, क्या मतलब? फिर तो वो किताबें बता देता हूँ, फिर नोट्स लेने की जरूरत ही क्या थी? ये जो कोर्स क्यों लिया, मेरा क्यों टाइम खराब किया? कोई मतलब नहीं है। अपना मकसद जो है ना वो पूरा होना चाहिए। अगर मकसद पूरा नहीं तो फिर आप और मैं दोनों फालतू हो गए। तो इसलिए मेरा टारगेट है क्वालिटी कंटेंट, जितना आपको मिले उसमें फिर उसके बाद में आराम से इतनी शानदार कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाए कि फिर कहीं से ही पढ़ें, कोई टेंशन नहीं है। और कभी भी एक्सप्लेन आप भी करो तो कोई दिक्कत ना हो। महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।